हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक है, अगर नहीं भी बढ़िया है ना तो बाबा जी का नाम लो, सब अच्छा हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे केदारनाथ यात्रा की। जो भी प्लान कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में 1-2 महीने में जाना चाहते हैं, ठीक है, अब तो टाइम कम बचा है फ़िलहाल अगर प्लानिंग कर रहे हैं ना तो उनके लिए ये वीडियो अच्छी होने वाली है। ठीक है, इसमें आज जो डिस्कस करेंगे वो कैसे जाना है, ठीक है, कहाँ से जाना है और क्या क्या साथ में ले जाएं और क्या प्रोसेस है जाने का वहाँ पर और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं पहुँचने में और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए इंसान को जाते टाइम। तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अगर जाना चाहते हैं तो आपको टाइम डिसाइड करना है, टाइम, दिन, तारीख, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये नहीं है कि आपका मूड घूम गया अभी और आपने बैग पैक किया और निकल गए कि चलो चलते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आप पूरी प्लानिंग कर लो, कब जाना है आपको, किसके साथ जाना है और कैसे जाना है, फिर उसके बाद ही निकलिएगा घर से। क्योंकि जो केदारनाथ की यात्रा है ना, वो ऐसा तो है नहीं कहीं बाइक उठाई फिर कार उठाई निकल लिए और हो के आ गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत ही मुसीबतें आती हैं रास्ते में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे आप तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले क्या आप अगर केदारनाथ यात्रा के लिए आप जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप फ़िलहाल तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप जो भी उत्तराखंड की गवर्नमेंट है ना, उसके सर्कुलर्स वगैरह अगर कोई लेटेस्ट आया ना तो उसको आप ज़रूर चेकआउट कर लें, ठीक है। और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उससे अपडेट रहें कि क्या चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा आप। सिंपल एक इंसान का रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें एज अ बेनिफिशरी जितने भी लोग जा रहे हैं वो उसमें ऐड कर लो। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर पेशेंट हैं बीपी के या फिर कार्डियक के, तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप जाओ, मुसीबत में पड़ सकते हैं आप लोग जो भी पेशेंट हैं, ठीक है। अगर आप पेशेंट हैं और आपकी इच्छा है, आप जाना चाहते हैं, तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए। और भोले बाबा ने ऑप्शन भी दिया आपको जाने के लिए, चॉपर वगैरह है ना, हेलीकॉप्टर्स वगैरह है ना, जाइए। 1 महीने रुकिए, 2 महीने रुकिए, 1 साल रुकिए, 2 साल रुकिए, सेविंग करिए, आराम से सेफली जाइएगा चॉपर से। चॉपर मंदिर के जस्ट पास में ही आपको छोड़ता है, बस आप लाइन में लगिएगा, दर्शन करिएगा, फिर से चॉपर पकड़िएगा, घर आइएगा सुकून से। और आप ट्रैकिंग करके अगर जाएंगे ना, मुझे नहीं लगता कि आप पहुंच पाएंगे। जो पेशेंट हैं वो लोग, जो हेल्दी हैं उनकी तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, गो फॉर दैट, नो प्रॉब्लम, ओके। अब बात करते हैं कि आप कैसे जाएं और क्या क्या चीज़ें साथ में ले जाएं। सबसे पहले आप जो बेसिक मेडिकेशंस होते हैं, बेसिक डॉक्टर, अगर आप, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर से आपको राय मशवरा लेनी चाहिए। जो बेसिक है वो तो हर कोई जानता है, बेसिक दवाइयाँ थोड़ी सी डाल लो बैग में तो ठीक रहता है। देन उसके बाद आप अपने खाने का, चिप्स हो गए, नमकीन हो गए, बिस्किट्स वगैरह, ये समथिंग लाइक दैट ना, ये अपने बैग में डाल लो। उसके बाद आप अगर नोएडा से जा रहे हो और गाज़ियाबाद से जा रहे हो और दिल्ली से जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है, जो कि दूरी है 200 किलोमीटर की, ठीक है। पर्सनल से जा रहे हो आप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा टाइम लगेगा, पर्सनल से कम टाइम लगेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग अपनी शेड्यूल कर लो। सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग, आपकी टाइमिंग और कब जा रहे हो आप, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है?
वो इसलिए आप अगर हरिद्वार पहुंचते हो रात के 6 बजे, ठीक है 6 बजे पहुंच गए हो, 7:30 या 8 तक आप ऋषिकेश पहुंच गए, लेकिन ऋषिकेश से आगे आप कैसे जाओगे रुद्रप्रयाग, आपको स्टे करना पड़ेगा। तो इसलिए आप टाइमिंग अपनी ऐसी शेड्यूल करो कि उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसपोर्ट वगैरह या फिर अपने व्हीकल मिलता उससे ईजिली पहुंच जाओ। ऋषिकेश से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो या फिर प्राइवेट से जा रहे हो, अपना जो भी व्हीकल है, पहला पड़ाव आपका होगा श्रीनगर का। श्रीनगर वो नहीं, कश्मीर वाला नहीं, ठीक है, ये उत्तराखंड में श्रीनगर पड़ता है। तो आप कश्मीर से श्रीनगर पहुंचिएगा। श्रीनगर से आपको पहुंचना है देवप्रयाग, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी, और रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी का जो रास्ता है थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो रखी है, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो इसलिए रास्ता डिफिकल्ट है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का होगा। गुप्तकाशी से लेके सोनप्रयाग तक वो रास्ता सीरियसली बहुत ही डिफिकल्ट है। सिंगल रास्ता है, सिंगल रोड है, पतला सा, उसमें पहाड़ भी गिरे हुए हैं और ऊपर से भी पहाड़ लटके हुए हैं, ये लग रहा है कि गिर जाएंगे, तो वो डिफिकल्ट है, ठीक है। वो रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें बहुत आप लोगों को ध्यान से चलने की ज़रूरत है अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो। गुप्तकाशी आप पहुंच जाओगे, ठंड भी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो आप कपड़े अपने गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाइएगा, जैकेट वगैरह या फिर बूमर वगैरह, जो भी आपको सही लगे वो आप रख लो। देन उसके बाद गुप्तकाशी आप लोग पहुँच जाओगे, उसके बाद आपको पहुँचना है सोनप्रयाग, जो कि आपका लास्ट स्टॉप होगा, लास्ट डेस्टिनेशन होगा बाई व्हीकल। वहाँ पे आपको पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो, अगर बाइक वगैरह से आप जा रहे हो, आपने ऋषिकेश से रेंट पे बाइक लिया है, तो आपको 50 रुपये पार्किंग के देने पड़ेंगे वहाँ पे सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग से आगे आप बाइक वगैरह या फिर पर्सनल व्हीकल नहीं ले जा सकते हो ड्यू टू हैवी क्राउड, ठीक है। सो तुम लोगों को अपना व्हीकल वहीं पे पार्किंग में जो है वहाँ पे पार्क करना पड़ेगा। बाइक का जो पड़ता है वो 50 रुपये पड़ता है आपका 12 घंटे का, बाइक कर दो। अब बात करते हैं सामान की, जो भी आप लगेज वगैरह साथ में ले जाते हो वो आपको कहाँ रखना है। वहाँ पे आपको क्लॉक रूम मिल जाएंगे, लेकिन क्लॉक रूम वैसे नहीं है जैसे वैष्णो माता में होते हैं कि आप गए, बॉक्सेस हैं उनमें आपने सामान डाला, ताला डाल दिया और आप टेंशन फ्री होके चले गए दर्शन करने, वैसा नहीं है। यहाँ पे खुले हुए सारे, एक इंसान रहता है वो आपका लगेज वगैरह लेता है, वो ले जाकर रख देता है, पर्ची दे देता है बना के, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो खुले में रखे या फिर बंद में रखे, उसने सामान आपका लिया तो सुरक्षित वो रखेगा। लेकिन वहाँ पे आप कोई कीमती सामान मत ले जाओ अपना, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, ऐसे खुले में डालना सही नहीं होता है, ठीक है। कीमती सामान मत ले जाइएगा अपना, तो ये सामान रखने। अब उसके बाद आती है रजिस्ट्रेशन की, चेक होते हैं, चेक पोस्ट है, रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं, कभी नहीं होते हैं। ये किस्मत पे डिपेंड करता है आपका कि आप रजिस्ट्रेशन करके गए हो, वहाँ पे चेक होते हैं, कभी हुए कभी नहीं हुए, किस्मत पे डिपेंड करता है, होता है कभी नहीं होता। तो ये तो ऑप्शनल हो गया एक तरीके से। उसके बाद आपको टैक्सी लेनी है गौरीकुंड के लिए, टैक्सी ले लेंगे आप, अच्छा रहेगा। टैक्सी लेने में टाइम लगेगा, 1.5-2 घंटे का टाइम लग सकता है, क्योंकि लाइन लगी होती है बहुत लंबी। तो अगर टैक्सी ले लेंगे तो 5 किलोमीटर है गौरीकुंड से सोनप्रयाग, सॉरी सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है। आप ये मत करना कि ठीक है 5 ही किलोमीटर है, चलो पैदल निकल लेते हैं, जान निकल जाती है, वो एनर्जी सेव करो, आप आगे काम आएगी आपकी। तो टैक्सी से निकल जाओ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इट्स ओके, है ना। तो गौरीकुंड पहुंच जाओगे। उसके बाद आप, कुछ लोग क्या करते हैं कि पौनी सर्विसेज ले देते हैं, मतलब घोड़े, पौनी मतलब घोड़े, 2500 रुपये लेते हैं वो, वहाँ से टोकन मिलता है, तो 2500 रुपये वो बना के दे देते हैं कि भैया ये आपका ऊपर मंदिर तक ले जाइएगा। लेकिन होता क्या, मैंने रास्ते में देखा है घोड़े का, अगर मैं
बात करूं कि घोड़े लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो, किसी निर्जीव इंसान से के ऊपर बैठ के जा रहे हो आप, जो बोल नहीं पा रहा है बेचारा, उसके ऊपर बैठ के जा रहे हो, नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो नहीं जाना। अच्छे काम के लिए जा रहे हो आप तो ठीक है, पैदल चल के जाओ, आप कैपेबल हो तो ठीक है। लेट पहुँचोगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लेट पहुँचोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाओ, घोड़े मत करो मेरे हिसाब से। क्यों बद्दुआ लोगे निर्जीव प्राणी की। अब होता क्या है रास्ते में, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग घोड़े पे बैठे हुए हैं, घोड़े चल नहीं पा रहे हैं, घोड़े रास्ते में गिर जाते हैं, गिरा देते हैं खाई में। अब वो भी निर्जीव हैं, बताओ, वो भी, उनके अंदर भी जान है, मशीन तो है नहीं वो कि चलो ठीक है भाई पेट्रोल डाला डीजल डाला चल भाई, ये तो है नहीं। वो भी एक तरीके से इंसान ही समझ लो, इंसान से तो अच्छे हैं आजकल के जो दुनिया में इंसान है ना, उनसे तो अच्छे हैं वो। बिठा दिया उन पे इतना इतना बड़ा मोटा मोटा आदमी, तो वो भी क्या बोले, एक आंटी खाई में गिरी है मेरे आंखों के सामने, तो कैसे लोगों ने उसको निकाला है आंटी जी को मैं ही जानता हूँ। और रास्ता बहुत खराब होता है, पत्थर होते हैं, कीचड़ होती है, और घोड़े की वो होती है, समझ जाओ आप। तो आप रास्ते में 10,000 घोड़ा चलेगा, उसी रास्ते पे आप भी चलोगे, कीचड़ आपके मुंह ऊपर आएगी, कपड़े आपके सब बेकार हो जाएंगे, बारिश भी होगी रास्ते में, तो रेनकोट वगैरह भी आपको ले जाना पड़ेगा। वो वहीं पे मिल जाते हैं, 2-2-250 रुपये में नीचे ही मिल जाता है, 200-250 रुपये में मिल जाता है अच्छा रेनकोट, वो भी ले लो आप। एक छड़ी ले लो, छड़ी बहुत सपोर्ट करती है। तो मेरे हिसाब से घोड़े से नहीं जाना चाहिए, घोड़े गिर जाते हैं रास्ते में। आपको भी, अब आपको लोग यही कहते हैं ना, घोड़ा गिर गया, लोग घोड़े ने गिरा दिया। घोड़े ने नहीं गिरा दिया भाई, घोड़े की मजबूरी है, रास्ता खराब है, स्लिप हो रहा है। आप बताओ, ऐसे उतर रहे हो, उसमें भी कीचड़ है, तो स्लिप तो होगे ना आप। तो मेरे हिसाब से घोड़े से जाना बेकार है, दया थोड़ी करो। अब बात करते हैं कि रास्ते में सबसे पहला पड़ाव आपको गौरीकुंड से जब आप चलोगे तो सबसे पहला पड़ाव आपका आएगा भीमबली का, जो कि गौरीकुंड से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा पड़ाव आपका आएगा रामबाड़ा का। रामबाड़ा जो मंदाकिनी नदी का वाटरफॉल है, लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, बहुत सुंदर लगता है, अच्छा व्यू है वहाँ से। रामबाड़ा से असली खेल शुरू होता है, सीधे चढ़ाई है ऐसे, वहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि 4 कदम चलोगे आप बैठ जाओगे, बोलोगे पानी चाहिए, खाना चाहिए, पैरों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। बहुत चढ़ाई है रामबाड़ा से, बहुत भयंकर वाली चढ़ाई है, लेकिन नहीं, आराम से चढ़ेंगे, हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। 10 किलोमीटर है पूरा रामबाड़ा से मंदिर, 10 किलोमीटर पूरा। तो उसके बाद आप रास्ते में जाओगे, लाइट, इमरजेंसी लाइट जरूर लेके जाना है आपको। रास्ते में लाइट चली जाती है और कीचड़ होती है, पत्थर पड़े होते, तो आप फ़ोन ऑन की लाइट काम नहीं करती है। मैं नहीं बोलूँगा ये अपना फ़ोन ऑन ख़राब करो, गिर जाओगे, फ़ोन ऑन टूट जाएगा, अपने आप भी टूट जाओगे। तो फ़ोन ऑन मत यूज़ करना, और लाइट लेके जाओ अच्छी सी, इमरजेंसी 300-400 रुपये की मिल जाएगी, मार्केट से ले लेना लाइट, इमरजेंसी लाइट लेके जाओ। और फालतू सामान मत लेके जाना। उसके बाद आप पहुंच जाओगे। मैं पहुंचा था 12 बजे, मैंने रूम, बेस कैंप में रूम अपना बुक करके रखा था, लेकिन मुझे रूम नहीं मिला, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अब जब इंसान, बताओ आप, कि जब इंसान कहीं बाहर से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आप मेरठ जा रहे हैं या फिर गुड़गांव जा रहे हो, तो आपको पता है हाईवे है, इतना टाइम लगेगा, ठीक है, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे 10 मिनट रख लो, 1 घंटा 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, 10-20 मिनट का चलता है। अब आप इतनी दूर से यहाँ से जाओगे ना, तो आप एकदम टाइम पे नहीं पहुँचोगे ना ऊपर है। अब मैं पहुँचा, मेरी बुकिंग 11 तारीख की थी, ठीक है, 11 मई की, और मैं 10 तारीख की रात को 12 बजे पहुँच गया। 12 बजे वो 12 बजे के बाद 11 तारीख लग जाती है। तो मैं गया, मैंने बोला कि भाई मेरे को रूम दे दो, मेरा बुकिंग है। तो बोलता कि नहीं, आपको आफ्टरनून में आना पड़ेगा, चेकिंग दोपहर में आपको करिएगा, तभी आपका रूम मिल पाएगा। अब बताओ, इंसान इतनी दूर से गया हुआ है, ठीक है, अब आप एडजस्ट नहीं कर सकते उसको,
नहीं दिया रूम भाई, भोले बाबा के दर्शन करें। मैंने लड़ाई वड़ाई करनी ठीक नहीं है, ज़्यादा चिक चिक नहीं करनी है, वैसे भी हालत ख़राब थी, चिक चिक नहीं करनी है। तो वहाँ पर एकदम सब खुला हुआ, एकदम माइनस में बर्फ, इतनी ठंड थी मैं क्या बताऊँ आपको, झेलना मुश्किल पड़ गया, इतनी ठंड। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे बैठे क्या करें सोच रहे थे, भोले बाबा कुछ रास्ता दिखाओ, क्या करें क्या करें। अब ऐसे मंदिर में भी नहीं जा सकते हो, रास्ते में कीचड़, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से निकल के आए हैं। तो एक चीज़ और बोलूँगा, सॉरी मैं भूल गया, रास्ते में शॉर्टकट अगर आपको लेने हैं ना तो बहुत सोच समझ के लेना, रात में तो बिल्कुल नहीं लेना है। रात में जो रास्ता है आप उसी रास्ते पे चलो, इधर उधर नहीं भागना है, नहीं तो आप चोट खा जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो आप शॉर्टकट लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है, ठीक है। ज़्यादा जिससे नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पेन ले लेना, रास्ते पे ही चलना अच्छा रहेगा। लेना जो जिस पे 2-4 लोग जा रहे हो ना, तो पीछे से हो लेना, तो ठीक है, उनको देख देख के चलते रहना, ठीक है। अब बात करते हैं वहाँ पे। तो होता है क्या कि एक मतलब वहीं पे बैठे थे, तो 2-4 लोग थे, उनसे बात स्टार्ट हुई मेरी। तो बात स्टार्ट हुई तो एक लड़का मिला वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे चले जाओ आप, वहाँ पे एक हट बनी हुई है, उसमें जाना, उस पर एक लड़का होगा, उसको बोलना जाए क्या ना 2 बाल्टी गर्म पानी दे दे मेरे को। मैं गया भाई, उसने बोला कि हाँ मिल तो जाएगा आपको, पानी गर्म मिल जाएगा। और फिर गया वो, और किस्मत खराब, फिर गया वो अंदर, कह रहा कि बॉयलर खराब हो गया सर, वो नहीं, पानी नहीं मिल पाएगा। फिर मैंने कहा भाई दे दे मेरे को, हालत खराब हो गई, मंदिर जाना है, लाइन में लगना है। अब बताओ, इतना ज़्यादा ट्रैकिंग करने के बाद जब इंसान ऊपर पहुंचे, आप उसको रेस्ट करने को ना मिले, सही से फ्रेश भी ना हो पाए, तो क्या हालत होगी, और ठंड इतनी। तो ठीक है, उसने लगभग 12:30 बजे के रात के करीब उसने बॉयलर वगैरह अपना ठीक किया, और ठीक करने के बाद फिर उसने 2 बाल्टी पानी रख वहाँ पे ओपन ग्राउंड में, ऐसे ही रात के अंधेरे में हम लोगों ने अपना फ्रेश वगैरह हो गया, नहा लिया, कपड़े जो थे हमारे पास फ्रेश वो पहन लिया मैंने। फिर मैं गया मंदिर, लाइन लगी हुई थी 1:30 बजे के करीब, ज़्यादा लोग तो नहीं थे, 30 से 40 लोग होंगे। तो लाइन में लग गए जाके, मैंने कहा जो भी है भोले बाबा की यहीं पे हम बैठे रहेंगे, मंदिर जैसे ही खुलेगा वैसे ही दर्शन हो जाएंगे रात में। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर जा रहे हो ना, आप 1 या 1:30 बजे करीब लाइन में लगोगे ना, तो आपको सुकून रहेगा, आपको दर्शन हो जाएंगे मंदिर खुलते ही जल्दी से। और अगर आप ये बोला कि जो लोग होते नहीं है कि अरे नहीं आराम से लेट के सो जाओ, सुबह आराम से दर्शन करेंगे, तो फिर तो भाई भूल जाओ तुम। 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है, और वही हुआ। फिर वहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद तो दर्शन, मैंने वहाँ पे लोगों को से पूछा कि दर्शन क्या, कि वो जाओ अंदर दर्शन हो जाते हैं, एकदम ऐसे देख लो। अब बताओ, आपने इतना परिश्रम करके आप गए हो, ठीक है, और परिश्रम करने के बाद अगर आप सही से मंदिर में 2 मिनट बैठ भी ना पाओ तो क्या फायदा। तो मैंने कहा ठीक है VIP दर्शन करते हैं, हटाओ ये सब। VIP दर्शन किए बढ़िया से, पंडित जी लेके गए, वहाँ पे बैठाया, पूजन किया पंडित जी ने, खूब अच्छे से दर्शन किए। 5 मिनट बैठा मंदिर में, बाबा जी का ध्यान किया, ध्यान करने के बाद बहुत अच्छा लगा, सारा रिफ्रेशमेंट एकदम रिफ्रेश हो गया, कहते नहीं एकदम रीबूस्ट हो गई बॉडी दर्शन करने के बाद। फिर उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन किए, सबसे अच्छी बात यह है 3 बजे करीब दर्शन किए। फिर हम लोग गए हैं भैरव बाबा पहुँचते पहुँचते 4-5 बज के दिन निकल आया था, तो भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए। उसके बाद फिर वापस आके फिर से सेम डे ही वापस हो गए। गया मैं रूम वाले के पास, तो उसने वो बोला कि 12 बजे ही आप आओ, मैं उससे पहले नहीं दूंगा। अब मैं 12 बजे का वेट करूं, तब तक पता चले मैं गौरीकुंड पहुंच जाऊंगा रात में, दिन में सॉरी, चलते चलते वेट करूं मैं। तो ये तो जर्नी थी केदारनाथ
यात्रा की। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ भी। तो उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी पहुँचेंगे, बाबा के दर्शन करने, और अच्छे से सुरक्षित से दर्शन करेंगे और सुरक्षित वापस आएंगे। तो जय बाबा भोलेनाथ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।